Hi, today is 17th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. India to invite Imran Khan for Shanghai Council meet. What does it mean by Shanghai Council meet? 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था शंघाई 5। ये शंघाई 5 बाद में बनेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 15 ऑफ जून 2001 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। एससीओ जो है ये एक यूरेशियन बॉडी है, मींस ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंसेस है। इसके मेंबर्स कौन है? इसके मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इनिशियली ये 6 मेंबर्स थे एससीओ के। 2007 में जब अस्ताना समिट हुआ था तब इंडिया और पाकिस्तान को भी इसका मेंबर बना लिया था। सो अब इसके 8 मेंबर्स हैं एससीओ के। बिकॉज रशिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसलिए इसे एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी अलायंसेस है। नाउ इसकी हर साल एक मीटिंग होती है जिसका नाम होता है शंघाई काउंसिल मीट। इसमें जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब 2020 में ये जो मीटिंग होगी वो होगी इंडिया में, एंड दैट इज वाई इमरान खान, हु इज हेड ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, ही वुड बी कमिंग टू इंडिया। ही हैज बीन सेंड एन इन्विटेशन। नाउ ये है रीजनल पावर प्ले। द एससीओ एनुअल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग विल बी होस्टेड बाय इंडिया लेटर दिस ईयर। जो करंट एससीओ मेंबर्स हैं वो ये हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, 8 इन नंबर्स। ये 15 जून 2001 को फाउंडिंग हुआ था। ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान एंड मंगोलिया। और जो डायलॉग पार्टनर्स हैं वो हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका। इसका परमानेंट बॉडीज है, जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो है बीजिंग में, एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS ये है ताशकंद में। 8-9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने थे। नाउ ये हेडलाइन है चिल्ड्रन बीइंग रेडिकलाइज्ड इन कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट होना, एक्सट्रीमिस्ट इन द सेंस ऑफ रिलीजन। कम्युनलिज्म आ रहा है। कम्युनलिज्म का मीनिंग होता है वंस फेथ इज सुपीरियर देन अदर। ये जब मेंटेलिटी आती है और ये एक्सट्रीम स्टेट पे चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि द पर्सन इज बीइंग रेडिकलाइज्ड। नाउ जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रोइंग एज होता है इनका, और इस टेंडर एज में आप इन्हें जिस डायरेक्शन में मोड़ोगे दे गो इनटू दैट डायरेक्शन। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन शुड नॉट गेट रेडिकलाइज्ड। नाउ this is about no Supreme Court relief. Telcos have to pay 1.47 lakh crore. See, जो telcos होते हैं मीन्स जो टेलीकॉम कंपनीज है लाइक एयरटेल, वोडाफोन, इवन जियो एट्सेट्रा, BSNL एट्सेट्रा, इनको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है स्पेक्ट्रम मतलब ये रेडियो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें ये टेलकोज अपना ऑपरेशन करते हैं, कॉल्स, डेटा एट्सेट्रा। नाउ ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसका होता है ऑक्शन, और ये जो ऑक्शन होता है इस स्पेक्ट्रम का वो इन टेलकोस को ये फ्रीडम देता है कि वो इस स्पेक्ट्रम में कोर बिजनेस अपना कर सकते हैं। बट ये जो टेलकोस होते हैं वो इस स्पेक्ट्रम का अदर यूटिलाइजेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, कैपिटल गेन्स होती हैं, सिक्योरिटीज आती है, तो इन सब से फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR। और गवर्नमेंट बोल रही है दे विल हैव टू पे दिस AGR टू द गवर्नमेंट विच इज अ वैलिड थिंग। इसके लिए कोर्ट में एक केस हुआ था और इवन कोर्ट ने भी ये कहा है कि दीज टेलीकोस नीड टू पे दिस मच AGR टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। नाउ अब जो इंडिया में जो टेलकोस है उनका जो हेल्थ है, उनका ऑपरेशन, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ ये काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं है। दे आर अंडर डीप डिस्ट्रेस है। और अगर ये 1.47 करोड़ का एडिशनल पेमेंट कर देंगे तो टेलकोस बोल रहे हैं दे वुड गेट इनटू सीरियस ट्रबल। But technically, government is also right. The telecom service provider, in spite of the financial benefit of the package, started to ensure that they do not pay the license fee to the public exchequer. So government is asking telcos to pay this much amount, which is a valid amount, and telcos are justifying that they are not in a state to pay this money. Now, here there is a news item. 34,000 ब्रू रेफ्यूजीज टू बी सेटल्ड इन त्रिपुरा। ये ब्रू क्या है? ब्रू एक ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब है ये, और ये ट्राइब रहती है त्रिपुरा में और मिजोरम में। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के। नाउ ये जो ब्रू ट्राइब्स थी
ये जो मिजोरम में रहती थी, अब मिजोरम में यहाँ की लोकल दूसरी ट्राइब है, डिफरेंट है, जहाँ मिजो लोग रहते हैं, और इस मिजो में और ब्रू में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो अराउंड 40,000 ब्रू ट्राइब को मिजोरम छोड़ के जाना पड़ा त्रिपुरा में, और अभी ये यहाँ त्रिपुरा में रह रहे हैं। तो दे बिकम अ काइंड ऑफ रिफ्यूजी, ये रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे त्रिपुरा में। तो गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि इन्हें त्रिपुरा में ही हम सेटल करेंगे, उनको एक रहने की जगह दी जाएगी और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सो दैट दे कैन सेटल इन त्रिपुरा। नाउ ये अराउंड 30,000 है, ये त्रिपुरा में रह रहे हैं, और 40,000 रह रहे हैं मिजोरम में, इनका सेटलमेंट किया जाएगा त्रिपुरा में। सो दिस इज अबाउट 34,000 ब्रू रिफ्यूजीज टू बी सेटल्ड इन त्रिपुरा। नाउ ये जो हेडलाइन है, कोर्ट सीक्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन। सी, निर्भया केस हुआ था, इसमें कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने इनको वर्डिक्ट दिया था डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट। इन्होंने उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गया, क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो गया। अब इन्होंने प्रेसिडेंट पे आर्टिकल 72 के अंदर मर्सी प्ली के लिए फाइल किया है। इसके आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ऑल्दो ये भी रिजेक्ट हो गया है, और ये 1 फरवरी में दे वुड बी हैंग्ड। नाउ सो दिस इज पेज नंबर 1. Let us move to page number 2. Here they have written no office of profit in NDMC membership. What does it mean by office of profit? See, इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो ये बोलता है कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों का ओवरलैप नहीं होना चाहिए रोल। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। आर्टिकल 102, आर्टिकल 191, ये दोनों आर्टिकल बोलते हैं एमपी एमएलए ऑफिस ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हेल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लेजिस्लेटिव, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे। नाउ दिल्ली में एक केस आया था पार्लियामेंट सेक्रेटरीज का, दिल्ली असेंबली में। पार्लियामेंट सेक्रेटरीज वो होते हैं जो पार्टी को असिस्ट करते हैं, मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, और इसके लिए पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को एक कंपनसेशन भी मिलता है, बिकॉज इट इज एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब जो एमएलए थे उनको अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिया आपने, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आ जाता है, और इसलिए कोर्ट ने एक ऑब्जेक्शन लिया था। सो ये एमएलए और एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एनडीएमसी मेंबरशिप ऑफ आप एमएलए। दिस इज टू क्लैरिफाई दैट दीज आर नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, सर्टेन ऑफिसेज ऐसे होते हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है इन द कैटेगरी ऑफ दिस office of profit. The whole idea behind this is the separation of power between legislative and executive. So this is page number 2. Page number 3, यहाँ ये बात लिखा है स्मोक टॉवर्स का एंड एंटी स्मोक गन। स्मोक प्लस फॉग, इससे क्या बनता है? स्मॉग। स्मोक प्लस फॉग मेक्स स्मॉग। ये जो स्मोक टॉवर्स हैं ये एक एयर प्यूरिफायर है, ये बहुत बड़े होते हैं, लार्ज स्केल के हैं, 40 फीट लंबे होते हैं ये। इनमें बड़े बड़े फिल्टर्स लगे हुए हैं, और इनका पर्पस क्या है? टू प्यूरिफाई द एयर, बिकॉज दिल्ली में एयर क्वालिटी AQI इज सिवियर, सो द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग दिस स्मोक टॉवर्स इज टू प्यूरिफाई द एयर ऑफ दिल्ली। और एंटी स्मोक गन्स क्या होती हैं? ये गन्स होती हैं, मोबाइल होती हैं, कैनन होता है, इसमें एटमोइज्ड वाटर ड्रॉपलेट होती है, इसको ये ऐसे करके जेट स्प्रे करेंगे, इससे क्या होगा? जो स्मोक होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि ऑल्दो वी आर इंस्टॉलिंग दिस स्मोक टॉवर्स, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, सस्टेनेबल नहीं होंगे। यहाँ एक और प्रिंसिपल लिखा है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मीन्स जो पॉल्यूट कर रहा है उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाओ टू कंपनसेट फॉर दैट पॉल्यूशन। दैट इज वाई हम जो कोल और पेट्रोलियम होता है इनमें कई बार हम एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं, बिकॉज दे आर पॉल्यूटिंग इन नेचर। सो दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5, एंड दिस इज पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 7। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। जो AMU है इसके फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान। इसका जो पहले नाम था वो नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में बनी थी। इसका फिर बाद में नाम चेंज हुआ और चेंज होके इसका नाम बनाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1920 में एक अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर इसे बनाया था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस इंस्टीट्यूशन? द रीज़न वाज कि जो पॉपुलेशन है उसको
मॉडर्न एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। रूडिमेंट्री, ऑर्थोडॉक्सी, इलिटरेसी, इन सब से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाना इसका एक पर्पस था इनिशियली। नाउ ये जो कम्युनलिज्म है इंडिया में, पहले ये कम्युनलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी इंडिया में। ये जो कम्युनलिज्म है ये ब्रिटिशर्स की देन है। 1909 में एक कम्युनलिज्म के लिए ये एक्ट लेके आए, सेपरेशन, जो वोटर्स हैं उनको इन्होंने सेपरेट किया और इसी से इंडिया में कम्युनलिज्म का स्टार्ट हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो जो कम्युनलिज्म इंडिया में है ना, वो मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स और जो हैंडफुल ऑफ पॉलिटिशियंस थे उनकी पॉलिटिकल एस्पायरेशन के कारण। अदरवाइज इंडिया वाज नॉट एट ऑल अ कम्युनलिज्म प्रोन कंट्री। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ नोटेबल है, ये जो AMU है इसका जो इनिशियल जो फाउंडेशन डोनेशन आया था, इसमें बहुत जनरसली हिंदूज, मुस्लिम्स, एवरीबडी चिप्ड इन मेकिंग दिस यूनिवर्सिटी। दिस इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इसके बहुत इंपॉर्टेंट और नोटेबल अलुमनाई भी है। नाउ दिस इज पेज नंबर 8, दिस इज पेज नंबर 9। मायोलोमा रिस्क में बी हायर अमंग इंडियन देन वाइट। ये कैंसर होता है। कैंसर मीन्स क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में सेल का ग्रोथ हो रहा है और सेल का डिके भी हो रहा है, बट अगर ये सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड कैंसर। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है तो ये मायोलोमा फॉर्म करते हैं। ये अक्यूमुलेट होते हैं बोन मैरो में और बोन मैरो में ये जो रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं और दिस कॉजेज कैंसर। यहाँ ये लिखा है मायोलोमा मे बी हायर अमंग इंडियन देन white. Here they have talked about invasive test required to check structural safety of Central Vista. Central Vista क्या है? पहले इंडिया की कैपिटल कोलकाता थी, कोलकाता से कैपिटल बनी दिल्ली 1911 में। तो दिल्ली में एक बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स बने, जैसे ये हमारा है राष्ट्रपति भवन, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है और पार्लियामेंट भी है यहाँ पे। तो इन सबको हम बनाते हैं सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। अब एक 9.3 एकड़ का प्लॉट पड़ा हुआ है इसके पास में, वहाँ गवर्नमेंट बोल रही है हम नई बिल्डिंग्स बनाएंगे और नए ऑफिसेस बनाएंगे। तो एक नया सेंट्रल विस्टा फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिल्ली जो होता है ये सेस्मिक जोन 4 में आता है, अर्थक्वेक प्रोन है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज सेफ्टी मेजर्स। नाउ पेज नंबर 10, एडिटोरियल टॉकिंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा। नाउ शिमला अग्रीमेंट के अंदर, शिमला अकॉर्ड के अंदर जो कश्मीर है ये बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। नाउ आर्टिकल 370 हटा तो ये एक इंडिया का इंटरनल मैटर है और इसमें जो बायलैटरल टॉक्स हो भी सकती हैं तो वो होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, चाइना, USA, UK, फ्रांस एंड रशिया। तो ये जो चाइना है इसको बहुत इंटरेस्ट है दिस कश्मीर में। वाई? बिकॉज जो POK है वहाँ से CPEC निकल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो चाइना ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू दिस कश्मीर इशू। नाउ इसने फिर से UNSC में ये मैटर उठाया है कश्मीर के इशू का। नाउ इंडिया ने तो ये क्लियर किया है कि इट इज़ अ बायलैटरल थिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट अब जो पॉइंट ये है कि ये बार बार इशू UNSC में ऑल्दो उठता है और रिजेक्ट भी हो जाता है, बट दिस टेल्स कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया अब पाकिस्तान से टॉक्स ओपन करे। बिकॉज इंडिया इफ से दिस इज अ बायलैटरल थिंग देन इंडिया नीड्स टू टॉक टू पाकिस्तान। एंड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट किया था, उनको अब रिलीज करने की ज़रूरत है। तो इंडिया नीड टू ब्रिंग रिस्ट्रिक्शंस टू कट द रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। It has released political prisoners, restored 2G connectivity to select places, and अभी एक वन ग्रुप ऑफ एनवॉयज श्रीनगर और कश्मीर भी गया था। अभी 36 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी श्रीनगर में जाने वाले हैं। सो दिस इज टॉकिंग ऑफ कश्मीर। नाउ 1 cup too many, इसमें बात किया है टेनिस में बहुत सारे अभी कप्स हो रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, प्लेयर्स को फटीग हो जाता है। यहाँ बात किया है द पेरिल्स ऑफ RBI's फिक्सेशन ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, इट ओन मैनी हेड्स। 1935 में ये फॉर्म हुआ था, इसके हेड है शक्तिकांता दास। इसका 2 काम होता है, एक होता है रेगुलेशन, एक होता है इन्फ्लेशन, और एक तीसरा काम होता है नोट्स की सप्लाई और इसको रेगुलेट करना, जो उन्होंने इस आर्टिकल में बात किया है। इन 3 रोल पे बात किया है, रेगुलेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड नोट्स। नाउ रेगुलेशन
मीन्स फिस्कल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, बट इसमें आरबीआई का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जैसे रिसेंटली IL&FS क्राइसिस हुआ, अभी एक और बैंक का क्राइसिस हो गया है। सो हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट आरबीआई was not able to control, regulate this fiscal stability and regulation role. सेकेंड, इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑल्दो बहुत अच्छा हुआ है। इन्फ्लेशन हमारा 4 ± 2% पे कंटेन करना है। रीसेंट इन्फ्लेशन जो हाइक हुआ है दैट इज सीजनल। फ्रूट्स और जो कुछ सप्लाईज है, ऑयल सप्लाई है, फ्यूल है, इसमें ट्रांजिशनल हाइक हुआ है, दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट, ये अपने आप कम भी आ जाएगा। एंड देन नोट्स की इन्होंने बात की है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन नोट्स जो आरबीआई है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया है। तो यहाँ बेसिकली इन्होंने ये लिखा है कि जो आरबीआई फॉर पास्ट सम टाइम है ये रेगुलेटरी स्टांस को नेग्लेक्ट कर रहा है। इसका जो पूरा टारगेट हो रहा है वो यही हो रहा है कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करके रखना है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज गुड थिंग, बट अगर इन्फ्लेशन ओवरटली आप टारगेट कर रहे हो तो आप मार्केट ग्रोथ को हैम्पर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर करता है। नाउ अभी आरबीआई एक कैच-22 सिचुएशन में है। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, सो आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन हाई होने लग जाएगा, और अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी मूविंग अपवर्ड। सो आरबीआई अब लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं करना चाहेगा, और अगर लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं करेगा तो इकोनॉमी को जो बूस्ट चाहिए वो मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड हियर। Now, this is a very nice article regarding Taiwan, Hong Kong and China. China means mainland China. Hong Kong और ताइवान दो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं उसके पास में। हांगकांग एक पेनिनसुला है, मतलब दिस इज मेनलैंड चाइना एंड दीज हांगकांग एंड ताइवान आर वन चाइना के अंदर, इसे चाइना क्लेम करता है इन दोनों एरिया को। अब जो हांगकांग है और ताइवान है ये दोनों थोड़े डिफरेंट है। सी, वन चाइना में ताइवान एंड हांगकांग दोनों आते हैं। इधर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती है, मेनलैंड चाइना में कम्युनिज्म है, इन दोनों में डेमोक्रेसी है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है हांगकांग और ताइवान में कि जो हांगकांग था वो 1997 तक था यूके के पास। यूके ने 1997 में इसे हैंड ओवर कर दिया चाइना को, और चाइना अब यहाँ पे वन कंट्री टू पॉलिसी, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखा है। और जबकि जो ताइवान है, ताइवान में अभी भी डेमोक्रेसी चल रही है। अब ताइवान में अभी इलेक्शंस हुए और वहाँ पे लैंडस्लाइड री इलेक्शन विक्ट्री हुई है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की। ये ज़ाई इंग वेन, ये ताइवान की लीडर है जो इलेक्ट हुई हैं। नाउ ताइवान अब वहाँ पे ये नैरेटिव दे रहा है कि जैसे चाइना ने हांगकांग में प्रोटेस्ट और डिस्टर्बेंस हो रहा है बिकॉज चाइना इज इम्पोजिंग देयर कम्युनिस्ट एंड देयर आइडियोलॉजी ऑन डेमोक्रेटिक हांगकांग, तो सिमिलर चीज़ ताइवान में नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे वांट। नाउ जो ताइवान है, ताइवान का ऐसा है कि जब चाइना में 1949 में सिविल वॉर हुआ था, इसके जब रिजल्ट्स आए थे तो जो कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्रोल किया था मेनलैंड चाइना में, और उन्होंने फॉर्म किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो दूसरी पार्टी थी वो थी कुओमिंटांग की पार्टी, KMT पार्टी। दे वर फोर्स्ड टू फ्ली द मेनलैंड चाइना एंड दे मूव टू दिस ताइवान। तो ताइवान में ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं फॉर दीज मेनी ईयर्स। अब इस गवर्नमेंट से अगर कोई दूसरा फॉरेन कंट्री बायलैटरल रिलेशंस रखता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो चाइना उस कंट्री पे सैंक्शंस लगा देता है। जैसे अभी इंटरनेशनल बाय द एंड ऑफ 2019 Taiwan was left with only 14 UN member states that maintained diplomatic relation after losing the Solomon Island and Kiribati, which both shifted to recognizing Beijing. So ये ताइवान के जो लोग हैं ये बोल रहे हैं they need to unite to stop this manipulation by the mainland China. Now ये लेटर्स टू दी एडिटर है। कल एक आर्टिकल आया था रिलीजन एंड लॉ पे, मतलब इंडिया में अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डिबेट होता है, तो एक 9 जज का बेंच बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो डिस्कस करेगी रिलीजन एंड लॉ के मैटर्स को। हियर दिस पर्सन हैज रिटन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फेथ, इट विल बी हार्ड टू ब्रिंग देम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ और लॉजिक, that a 9-judge bench will look into larger questions of religious freedom under the constitution shows that religion is too complex an issue for adjudication by the judiciary.
Rather than doing so, the court should concentrate more on the disposal of crores of long pending cases of ordinary citizens. Religious superstitions would automatically lose their value if extreme poverty is abolished in the country. So this is what these are the views of this person. Now this is about, should celebrities avoid political activism? Celebrities क्या होते हैं? Like heroes, Bollywood heroes or social media influencer, anybody who has got a sufficient fan following, they are celebrities. अब ये जो celebrities आते हैं political activism में, तो इससे थोड़ा disbalance होता है. सी सेलिब्रिटीज की ह्यूज मास अपील होती है, ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि सेलिब्रिटीज पॉलिटिकल अपने व्यू एक्सप्रेस किए हैं उन्होंने. लाइक अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, SRK, ये पीपल हैव ऑलरेडी कम फॉरवर्ड एंड फैंस एंड देयर पीपल लिसन टू देम. जैसे अमिताभ बच्चन ने पोलियो का ये कैंपेन करते हैं और इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं. नाउ पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ये होता है कि मैनी अ टाइम्स दीज सेलिब्रिटीज पिक दीज इश्यूज for indirect promotion of their self-interest. That is also acceptable, but accountability or responsibility is very important while doing their actions, because they have a mass appeal, और उनके actions, उनके words, उनकी appeal से many a times law and order problem भी हो सकती है. So this is about preventing mob lynching. एक मूवी था ग्लैडिएटर, रसल क्रो, उसमें लिखा था द मॉब इज रोम. ये जो मॉब होती है ये मैड होती है, ये इलॉजिकल होती है, और दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड एट एनी कॉस्ट. मॉब कल्चर इज वेरी वेरी बैड. रोम फेल डाउन. हमेशा इसलिए इंडिया में रूल ऑफ लॉ की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए. एक जो सेट प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ मॉब लिंचिंग के अभी काफ़ी केसेस आए हैं इंडिया में. फॉर एग्जांपल रूमर्स होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे रूमर्स होते हैं, सोशल सुपरस्टिशन और स्टिग्मा जो है उस पर रूमर्स होते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं एंड दे एंड अप डूइंग अनथिंकेबल एक्शंस विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड शुड बी अवॉइडेड एंड कंडम्ड एट बाय एवरीबडी. सो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि ये जो मोबोक्रेसी है, दिस इज द टाइम कि हम इसको स्टॉप करें. एंड अनदर थिंग, we should not get overtly sensitive and quick in making judgment by rumors and social media posts, etc. So this is page number 12. This is page number 12. India-Pakistan situation has affected Afghanistan. अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है 106 किलोमीटर, बट ये जो एरिया है ये है POK में, हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है. सो इंडिया अब क्या करता है, ईरान से चाबहार पोर्ट है, उसके थ्रू ये अफगानिस्तान जाने का कनेक्टिविटी फाइंड कर रहा है. नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान के जो टेंशंस होते हैं उस पे हामिद करजई ने, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है अफगान के, ही हैज सेड दैट कि बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन भी इम्पैक्ट होते हैं. सो दिस इज पेज नंबर 13. दिस इज पेज नंबर 14. सेनेट ओपन्स ट्रम्प्स इम्पीचमेंट ट्रायल. इम्पीचमेंट ट्रायल मतलब ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट हटाने के लिए एक ट्रायल होगा. इसमें ट्रंप का जो कंडक्ट है उसको ये सेनेट डिस्कस करेगी. अब डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट ऑफ USA में चार्जेस क्या हैं? चार्जेस ये हैं कि इन्होंने यूक्रेन में अपने प्रेसिडेंशियल पावर का यूज करके यूक्रेन को कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करो जो एंड हंटर बिडेन के बिजनेसेस इन यूक्रेन. वाई? बिकॉज ये जो बिडेन है ये पॉलिटिकल राइवल है. जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं. तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है अभी, डोनाल्ड ट्रंप 2020 तक प्रेसिडेंट है, 16 में आए थे. अब जो 22-24 का जो होगा उसमें दिस जो बिडेन कुड बी अ राइवल टू डोनाल्ड ट्रंप. सो डोनाल्ड ट्रंप पे ये चार्जेस हैं कि ही हैज़ यूज्ड दिस प्रेसिडेंशियल पावर और इन्होंने इस कुछ फॉल्ट फाइंडिंग का ट्राई किया है इन द बिजनेस ऑफ हंटर बिडेन जो बिडेन के सन है. So this goes against the presidential ethics. The White House violated the law by freezing military aid to put political pressure on Ukraine, an action at the center of President Donald Trump's impeachment, a congressional watchdog said on Thursday. Now, USA में जो सेनेट है, सेनेट की 100 सीट्स हैं, बिकॉज वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से 2 सेनेटर आते हैं, तो टोटल 100 हो गए. इम्पीचमेंट के लिए इन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, मतलब 67 सीट्स चाहिए होंगी, और वो मिलेगी नहीं बिकॉज 53 अलोन इज रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं. सो इसका रिजल्ट्स नहीं आने, बट इस पूरी प्रोसेस में
डोनाल्ड ट्रंप के कंडक्ट को सेनेट डिस्कस करेगी, विच इज़ अ बिग फीट. नाउ तालिबान प्रपोजेस ब्रीफ अफगानिस्तान सीज फायर इसलिए कर रहा है बिकॉज यूएस वांट्स टू विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम Afghanistan. Musharraf challenges special court's ruling in Supreme Court. Musharraf, former president and general of Pakistan Army, इनको अभी डेथ पेनल्टी दिया है. चाइना यूएस साइन इनिशियल ट्रेड अग्रीमेंट. ये दिस इज अ साइन ऑफ रिलीफ टू वर्ल्ड इकोनॉमी. व्हाई? बिकॉज लास्ट 18 मंथ्स से यूएसए और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है. यूएसए चाइना से काफ़ी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और चाइना में यूएस अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेंड करता है. नाउ इनमें जो टैरिफ बैरियर्स है और जो ड्यूटीज लगती हैं वो स्क्यूड है इन फेवर ऑफ चाइना. तो यूएसए बोलता है दिस ट्रेड हैज़ टू बी रीनेगोशिएटेड, ट्रेड डील्स नीड टू बी डन. और इसके लिए फर्स्ट सच इंस्टेंस अभी इन्होंने साइन किया है $200 बिलियन का ओवर 2 years इन एक्सचेंज फॉर द रोलिंग बैक ऑफ सम टैरिफ अंडर एन इनिशियल ट्रेड डील. सो दिस इज फर्स्ट अमंग मैनी विच वुड कम. दिस इज एन इनिशियल ट्रेड अग्रीमेंट. नाउ दिस इज पेज नंबर 15. अगेन AGR जो है इससे टेलकोस का हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकता है, तो दिस में गो अगेंस्ट डिजिटल इंडिया कैंपेन. नाउ ग्रीन व्हीकल्स क्या होते हैं? जो लेस पॉल्यूटिंग होते हैं. ये पेट्रोल डीजल कन्वेंशनल सोर्सेज से नहीं चलते हैं, बल्कि ये चलते हैं बैटरी ऑपरेटेड. सो अभी जो मोटर शो हो रहा है 2020 में, तो उसमें अभी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एम्फेसिस होगा अभी. सो दिस इज पेज नंबर 15. This is page number 16, showcase. This is page number 17, showcase. Page number 18, sports. And this is also sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.